गुणों का योग होता है। बाहरी प्लस आंतरिक गुणों का योग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाहरी गुणों में तो शारीरिक आकार आ गया, आंतरिक गुणों में उसका मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, उसका जो नैतिक विकास है, वो सारी चीजें जो है उसके कौन से गुण में आ जाएगी, आंतरिक गुणों में। तो मैंने आपको लिखाया इस वे में है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने आपको लिखाया है ताकि आपके लिए सीखना जो है वो ज्यादा आसान रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो ये तो था मोटे मोटे तौर पे कि व्यक्तित्व लैटिन भाषा के पर्सनैलिटी, लैटिन भाषा के पर्सोना से बना था, जिसका अर्थ था मुखौटा, मास्क। और प्राचीन अवधारणा क्या थी, बाहरी आकार के आधार पर। आधुनिक अवधारणा क्या, बाहरी प्लस आंतरिक गुणों का योग। अब अपन बात करेंगे व्यक्तित्व की परिभाषाएं। किसकी बात करेंगे, व्यक्तित्व की परिभाषाओं की अपन यहां पर बात करेंगे। व्यक्तित्व की परिभाषाएं देखिएगा स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व की परिभाषाएं। देखो, व्यक्तित्व के परिभाषा की यदि अपन बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण एक नाम आता है ओलपोर्ट। क्या नाम आता है, ओलपोर्ट। ओलपोर्ट की परिभाषा पता नहीं कितनी बार जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और अदर स्टेट के एग्जाम में आई हुई है। आज भी इस परिभाषा की जो है इंपॉर्टेंस उतनी ही बनी हुई है ना। तो ओलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व मनोशारीरिक तथा मनोदैहिक घटनाओं का गत्यात्मक संगठन है। आपको पूरा याद नहीं रखना है, मैं आपको एक चीज को रिलेट करके बताऊंगा, उससे आपको सारी चीजें याद रह जाएगी। क्या कहते हैं ओलपोर्ट कि व्यक्तित्व मनोशारीरिक तथा मनोदैहिक घटनाओं का, मनोशारीरिक तथा मनोदैहिक घटनाओं का कैसा संगठन है, गत्यात्मक संगठन है। कैसा संगठन है, गत्यात्मक संगठन है। मैं तो कहता हूं आपको इतना याद करने की जरूरत है ही नहीं। कैसे, आपको याद क्या करना है, केवल गत्यात्मक संगठन याद करना है। और इस ओलपोर्ट को जो है आपको किससे याद करना है, एयरपोर्ट से याद करना। किससे याद करना है, एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट होता है ना भाई, एयरपोर्ट पे क्या होता है, बहुत सारे फ्लाइट आती है, लैंड करती है और वो फिर वापस जो है क्या कर जाती है, उड़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लाइट आई, लैंड की, उड़ गई, फ्लाइट आई, लैंड की, उड़ गई, यानी क्या हो गया, ओलपोर्ट यानी एयरपोर्ट। ओलपोर्ट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे क्या होता है, फ्लाइट का गत्यात्मक संगठन होता है ना। वो वहीं पे पड़ी नहीं रहती, आती है, रुकती है, चली जाती है, फिर नहीं आएगी, लैंड करेगी और आगे वापस चली जाएगी। तो एयरपोर्ट पे क्या होता है, फ्लाइट्स का गत्यात्मक संगठन होता है। एयरपोर्ट मतलब ओलपोर्ट और गत्यात्मक संगठन। आई होप इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी पूरी परिभाषा मैंने आपको बताई दी। मनोशारीरिक तथा मनोदैहिक घटनाओं का गत्यात्मक संगठन जो है वो क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। फिर स्टूडेंट आपके एक नाम आता है, क्या नाम आता है देखिएगा, वुडवर्थ। क्या नाम आता है, वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ ने क्या कहा है, संपूर्ण गुणात्मकता। संपूर्ण गुणात्मकता। देखो, मैं आपको जो है पूरी परिभाषा हाथों हाथ में आपको याद करवा दूंगा। मैं बता रहा हूं, परिभाषा याद करने के लिए आपको हूबहू याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो किस चीज की, ऐसा कीवर्ड उसमें ढूंढिए, कोई ट्रिक बिठाइए जो कीवर्ड जो है वो किसी दूसरी परिभाषा में कॉमन ना हो। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखो भाई, वुडवर्थ, वुड मतलब गुड। वुड का मतलब क्या होता है, वुड, गुड। एक जैसे ही जो है अपन घर में दरवाजे लाते हैं, वो जो वुड लेके आते हैं वो लकड़ी सागवान की या कोई अच्छी लकड़ी लेके आते हैं ताकि उसमें जल्दी दीमक ना लगे, है ना। तो वुड का मतलब क्या हो गया, गुड। कोई भी चीज वुड या गुड कब होगी, जब अपन उसमें संपूर्ण गुणात्मकता देखेंगे, केवल बाहरी रूप रंग आकार को अपन नहीं देखेंगे, है ना। अच्छा व्यक्तित्व वो होता है जिसमें संपूर्ण गुणात्मकता पाई जाती है, उसमें नैतिक मूल्यों का विकास भी है, उसके अंदर सामाजिकता के गुणों का भी समावेश है, वो संवेगात्मक विकास भी उसका हो चुका है, मेंटल डेवलपमेंट उसका अच्छा है और बाहरी नैन नक्श की उसके अच्छे हैं। यानी वुडवर्थ वुड, गुड,
गुड कब होगा? जब संपूर्ण गुणात्मकता होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप अब आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपके एक नाम आता है स्टूडेंट्स, डैशिल। क्या नाम आता है? डैशिल। डैशिल की परिभाषा वुडवर्थ से कुछ सिमिलर है ना, लेकिन थोड़ा अलग है। डैशिल क्या कहते हैं? संपूर्ण मानसिक संगठन। संपूर्ण मानसिक संगठन, ठीक है ना भाई। डैशिल, डैशिल का मतलब क्या हुआ? डैशिंग दिखना। डैशिल का मतलब क्या हुआ? डैशिंग। को रिलेट करवा रहा हूं ताकि आपको रटना नहीं पड़े, है ना। कहते हैं वाओ यार, सी इज लुकिंग डैशिंग, ही इज लुकिंग डैशिंग, क्या लग रहा है वो, ही इज सो सेक्सी, ऐसा कहते हैं ना अपन, है ना। हाँ, सेक्सी इज ए नॉर्मल वर्ड, है ना, ये अदरवाइज लेने जैसा नहीं। कई लोगों को इस वर्ड का मतलब ही नहीं है ना। दैट मीन्स ही इज लुकिंग स्टनिंग, अट्रैक्टिव, डैशिंग। इन्हीं का मिला जुला जो रूप है वो ये वाला है। ओके, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, डैशिल को मैंने किससे जोड़ा? डैशिंग। डैशिंग कब दिखेंगे? जब अपना संपूर्ण मानसिक संगठन अच्छा होगा। डैशिल मतलब डैशिंग दिखना। डैशिंग कब दिखेंगे? जब संपूर्ण मानसिक संगठन अच्छा होगा, है ना। यदि तार ढीले हो रखे हैं, शॉर्ट सर्किट हो रखा है, तो जो है आपके व्यक्तित्व की कोई पहचान नहीं होगी कि यार ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, ये तो बिल्कुल डैशिंग नाम तो इसके लिए उचित ही नहीं है। तो डैशिल मतलब डैशिंग दिखना। डैशिंग कब दिखोगे? जब आपका संपूर्ण मानसिक संगठन जो है अच्छा होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपके बात आती है वैलेंटाइन की। किसकी बात आती है? वैलेंटाइन। ये तो नाम सुनते ही जो है आपके मन में एक ज्वार उमड़ पड़ता है। वैलेंटाइन क्या कहते हैं, है ना, कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के अंदर जन्मजात व अर्जित गुणों का योग है। इन्होंने दो नाम दिए, एक तो जन्मजात गुण और एक अर्जित गुण। कुछ लोगों में जन्म से ही ये गुण पाया जाता है कि वो जो है वैलेंटाइन के दिन अपनी गर्लफ्रेंड को जो है कहां पर लेके जाएगा? कहां पर लेके जाएगा? वो ले जाएगा जिसको उसे वहां पर ले जाना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसे अपनी प्रेस्टीज का सवाल बना लेते हैं कि यार गर्लफ्रेंड तो मेरे भी होनी चाहिए, यानी उस गुण को क्या कर लेते हैं? अर्जित कर लेते हैं। को रिलेट कर रहा हूं, डोंट टेक अदरवाइज, है ना, आई एम जस्ट किडिंग। मैं थोड़ा को रिलेट कर रहा हूं कि वैलेंटाइन पे ले जाने का गुण कुछ लोगों में जन्मजात तौर से ही पाया जाता है और कुछ लोगों में अर्जित रूप से पाया जाता है। वो अपने दोस्त को देख के जो है वो भी अपनी फ्रेंड बना के जो है उसको कहां पे लेके जा रहा है? वैलेंटाइन डे मनाने जा रहा है। तो वैलेंटाइन ने क्या कहा? व्यक्तित्व जो है वो क्या है? जन्मजात प्लस अर्जित गुणों का योग। जन्मजात प्लस अर्जित गुणों का योग है। जन्मजात प्लस अर्जित गुणों का योग। तो आपको इतना याद करने की जरूरत ही नहीं है। जन्मजात और अर्जित गुणों की बात किसकी परिभाषा में की गई है स्टूडेंट्स? वैलेंटाइन की परिभाषा में की गई है। किसकी परिभाषा में की गई है? वैलेंटाइन की परिभाषा में की गई है। बढ़ते हैं अपन आगे। इसके बाद में बढ़ते अपन आगे। इसके बाद में आपकी एक परिभाषा आती है किसकी? मन की। किसकी परिभाषा आती है? मन की परिभाषा। अब देखो भाई, मन है, मन तो विचलित रहता है ना, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। कभी डाल डाल, कभी पात पात, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। ऐसी थोड़ा कोरिलेट कर रहा हूं, आपके माहौल को हल्का कर रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में बोरियत फील ना हो। वो तो कभी होगी नहीं, ठीक है। तो मन क्या करता? बहुत सारी बातें करता। मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारे ख्यालात आते हैं। यदि आपको इतना याद है तो इसकी परिभाषा आपसे गलत होगी नहीं। मन कहता है कि व्यक्तित्व जो है, व्यक्ति की रुचि, उसकी अभिवृत्ति और उसकी मानसिक जो दशा होती है, इन सारी चीजों को, कि भाई रुचि भी आ गई, अभिवृत्ति भी आ गई, उसका दृष्टिकोण भी आ गया, इन सारी चीजों को मिलाकर जो है व्यक्तित्व की जो सम्मिलित परिभाषा दी गई, वो परिभाषा किसने दी थी? मन। यानी मन में बहुत सारी बातें आती है। इन्होंने व्यक्तित्व की परिभाषा में किन किन चीजों को शामिल किया? रुचि, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण, रुचि, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण तथा आदतों का योग। आप समझ गए होंगे भाई, मन है तो मन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं। कभी वो ख्याल रुचि का होगा, बहुत प्यारा ख्याल है। कभी वो ख्याल अभिवृत्ति का होगा, कभी वो ख्याल आपके दृष्टिकोण, कभी सकारात्मक होता, कभी नकारात्मक होता है।
कभी जो है आपकी रुचि जो होती है वो जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, ठीक है। अभिवृत्ति आपकी योग्यता होती है, और आदतें भी आपकी अलग अलग होती है। ये सारी चीजें, यानी मन में बहुत सारी बातें आती है, इतना सा आपको याद यहाँ पर रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में अपन यहाँ पर बात करेंगे व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? व्यक्तित्व के वर्गीकरण की अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व के वर्गीकरण की यदि अपन यहाँ पर बात करें तो बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पर आती है। व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन जो वर्गीकरण है वो दिया था हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दिया गया था, और वो आगे जाकर फेल हो गया था। वर्तमान में वो वर्गीकरण प्रचलित नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन आ सकता है सबसे प्राचीन वर्गीकरण किसने दिया? हिप्पोक्रेट्स ने, ठीक है। तो हिप्पोक्रेट्स ने किसके आधार पर दिया था? कफ, पीत तथा वात के आधार पर दिया था। तो लिख देता हूं व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण जो है, सबसे प्राचीन वर्गीकरण जो है वो किसका है स्टूडेंट्स? हिप्पोक्रेट्स का है। किसका है? हिप्पोक्रेट्स का है, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स ने जो है क्या क्या चीजें बताई थी? एक नाम इन्होंने बताया, देखो, कफ प्रवृत्ति वाले। कौन सी प्रवृत्ति वाले? कफ प्रवृत्ति वाले। दूसरा इन्होंने बताया काले पीत वाले। काले पीत वाले, ठीक है। एक इन्होंने बताया अधिक रुधिर वाले। अधिक रुधिर वाले। और एक इन्होंने बताया पीले पीत वाले। कौन सा बताया? पीले पीत वाले। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, वर्तमान में ये वर्गीकरण प्रचलन में नहीं है। इस वर्गीकरण को अमान्य करार कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन आज भी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंस रहता है, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कि सबसे प्राचीन किसका? देन योर आंसर इज हिप्पोक्रेट्स, ओके। अब देखो, इन्होंने दो चीजों के आधार पर अपने इन चारों नामों में आपको मेन दो सिचुएशन याद रखनी है। एक तो है संवेगात्मक स्थिति और एक है आपके शारीरिक स्थिति। एक किसकी बात करेंगे? संवेगात्मक स्थिति की बात करेंगे, और एक अपन किसकी बात करेंगे? शारीरिक स्थिति की बात अपन यहां पर करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहला पॉइंट कौन सा आ गया आपके? संवेगात्मक स्थिति। संवेगात्मक स्थिति। एक आपके आ गई कौन सी स्थिति? शारीरिक स्थिति। कौन सी स्थिति? शारीरिक स्थिति। तो इन दोनों का क्या पाया जाता है? देखो, जैसे मैं बात करूं अधिक रुधिर वाले, तो इसको एक नाम दिया जाता है प्लस प्लस। इसको क्या नाम दिया जाता है? प्लस प्लस। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं ताकि आपको हर जगह ये याद नहीं करना पड़ेगा कि ये शारीरिक रूप से जो हैं बहुत वो होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन संवेगात्मक रूप से अस्थिरता पाई जाती है, कमजोर होते हैं, तुनक मिजाजी होते हैं। हर जगह आपको विशेषता याद नहीं करनी पड़ेगी। आपको अधिक रुधिर वाले में क्या याद रखना पड़ा? प्लस प्लस। इसका जस्ट उल्टा है काले पीत वाले। इसका जस्ट उल्टा क्या है? काले पीत वाले। ये दोनों प्लस प्लस है, यानी ये संवेगात्मक रूप से भी स्थिर होते हैं, संवेगात्मक रूप से संयोजित होते हैं, और इसके साथ साथ इनका शारीरिक आकार भी जो होता है वो अच्छा होता है। यानी ये संवेगात्मक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों से सुदृढ़ होते हैं। कौन से? अधिक रुधिर वाले। इसका जस्ट उल्टा कौन सा है? काले पीत वाले। यानी ये ना तो संवेगात्मक रूप से जो है समायोजित होते हैं, स्थिर होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, और ना ही जो है ये शारीरिक रूप से अच्छे होते हैं, यानी पतले दुबले वाइब्रेट मोड पे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, है ना। समझ गए होंगे आपके। इन दोनों में विपरीत है, तो वो वापस विपरीत सिचुएशन किस में पाई जाएगी? इस वाली चीज में पाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखो, कफ प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, वो कफ प्रवृत्ति वाले लोगों का क्या होता है? संवेगात्मक स्थिति जो होती है वो कैसी होती है? प्लस होती है, और शारीरिक रूप से ये क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। शारीरिक रूप से ये कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं। जबकि पीले पीत वाले लोगों को क्या कहा जाता है? माइनस प्लस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइनस प्लस। यानी ये संवेगात्मक रूप से तो समायोजित होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से ये कैसे होते हैं? कमजोर ये होते हैं, ठीक है। एक बार मैं वापस देख लेता हूं कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन आगे इसकी बात कर लेंगे। जस्ट ए सेकेंड, ताकि आपको कुछ गलत यहां पर याद नहीं हो जाए, ओके। आपको कुछ भी यहां पर गलत याद
नहीं होगा। बिल्कुल जो कुछ भी आपको बताया गया है वो सही बताया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वर्गीकरण किसका था? हिपोक्रेट्स का, जिन्होंने ये सबसे प्राचीन था। प्लस माइनस है या माइनस प्लस है या दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, टारगेट एक ही रखना है। पहले नंबर पे संवेगात्मक स्थिति, दूसरे नंबर पे शारीरिक स्थिति, ये क्रम चारों में सेम रखना है, ठीक है ना। पहले नंबर पे संवेगात्मक स्थिति, यानी पहला प्लस है तो किसका है? संवेगात्मक स्थिति का। दूसरा माइनस है तो किसका है? शारीरिक स्थिति का। फिर आपको प्लस प्लस माइनस माइनस इतना याद रखना है ताकि आपको इतनी लैंग्वेज याद नहीं करनी पड़े। इसके लिए जो मैंने आपके लिए ये तरीका इजाद किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में आपके एक नाम आता है क्रैशमर। क्या नाम आता है? क्रैशमर, ठीक है। क्रैशमर, जस्ट ए सेकेंड, क्रैशमर, या इसी का ही आपके एक नाम आता है क्रैचमर। क्या नाम आता है? क्रैचमर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है स्टूडेंट्स, क्रैचमर या क्रैशमर ने अपना जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था वो शारीरिक आधार पर दिया था। किस आधार पर दिया था? शारीरिक आधार पर दिया था। ऐसा क्वेश्चन बनता है ना कि भाई युंग का वर्गीकरण किसके आधार पर था? सामाजिक आधार पर था या मनोवैज्ञानिक आधार पर था या शारीरिक आधार पर था या रुचि के आधार पर था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, इनका वर्गीकरण का आधार, इनके वर्गीकरण का आधार, इनके वर्गीकरण का आधार शारीरिक आधार था। इनके वर्गीकरण का आधार कैसा था? शारीरिक आधार था। कैसा आधार था स्टूडेंट्स? शारीरिक आधार था। ओके गाइस, तो ये हो गया इनके वर्गीकरण का आधार। क्या हो गया आपके यहां पर? शारीरिक आधार हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपके बात आती है भाई क्रैशमर, है ना, इसको ऐसे याद कर लो, क्रैश यानी क्रश। आपका किसी न किसी पे क्रश होता है ना, क्रश होता है ना कि यार वाह ये कितना अच्छा दिखता है, ये मेरा क्रश है ना, मैं तो इसके साथ डेट पे जाऊं, ये मेरा लवर हो, ये मेरा फ्रेंड हो और इसी के साथ जो है मैं शादी करूं, है ना। तो अपन अपने क्रश पे क्या करते हैं? मर मिटते हैं। क्रैशमर यानी अपनी क्रश पे अपन मर मिटते हैं, तब अपन एक गाना गाते हैं। जब अपन अपनी क्रश पर मर मिटते हैं, क्रैशमर यानी क्रश पर मर मिटना, ठीक है। आपका जो क्रश है, ठीक है, उस क्रश पे अपन क्या करते हैं? मर मिटते हैं, तब अपन एक गाना गाते हैं। तब अपन एक गाना गाते हैं और वो गाना कौन सा होता है? पल दो पल की क्यों है जिंदगी, है ना। तो अपन जब अपने क्रश पे मर मिटते हैं तब ये गाना गाते हैं, पल वाला। तो अब आपको इसमें पल का मतलब पता चल जाएगा। पी का मतलब है यहां पर पिकनिक टाइप। पी का मतलब यहां पर क्या है? पिकनिक टाइप है, ठीक है स्टूडेंट्स। ए का मतलब यहां पर है एथलीट टाइप। ए का मतलब यहां पर क्या है? एथलीट टाइप है। और एल का मतलब है यहां पर लेप्टोसोमेटिक टाइप। क्या नाम है? लेप्टोसोमेटिक टाइप। देखो भाई नाम थोड़े अजीब हैं, इसीलिए मैंने क्या किया है, आपको ये ट्रिक बताई है कि जब अपन अपने क्रश पर मर मिटते हैं तो पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ऐसा गाना अपन गाते हैं। ये बात कौन कहता? क्रैशमर। वर्गीकरण का आधार इनका क्या था? शारीरिक आधार था। 3 टाइप बताए, पी मतलब पिकनिक टाइप, ए मतलब एथलीट टाइप, एल मतलब लेप्टोसोमेटिक टाइप। लेप्टोसोमेटिक टाइप। अब बात आती है स्टूडेंट्स पिकनिक टाइप। अपन पिकनिक पे जाते हैं घूमने, है ना, यानी पिकनिक पे घूमने जाते हैं तो ग्रुप में जाते हैं अपन, ऐसा तो है नहीं अकेले ही बस चल दिए पिकनिक पे। अपन कोई फैमिली के साथ जाएंगे या आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ जाएंगे, यानी आप मिलनसार प्रवृत्ति के आप होते हो, ठीक है। आपके अंदर जो सामाजिकता के गुण पाए जाते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले आप होते हो, ठीक है ना। याद रखना पिकनिक टाइप के जस्ट उल्टा कौन सा है? लेप्टोसोमेटिक। व्यक्तित्व में याद रखना, आपको एक चीज अच्छे से याद है तो उसके जस्ट उल्टा लास्ट वाला होगा और बीच वाला जो होता है वो मिले जुले गुणों का स्वरूप होता है। ये मैं आपको एक तरीका बता देता हूं ताकि इतना आपको पता है तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, ये तो पता होना चाहिए कि वर्गीकरण का आधार क्या था और वर्गीकरण में इन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स इन्होंने यहां पर बताए हैं, ये चीज आपको अच्छे से पता होनी जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपन आगे बात करते हैं। देखो तो पिकनिक टाइप ये आराम प्रिय होते हैं, सामाजिकता का गुण पाया जाता है, विनोद प्रिय होते हैं, हंसी मजाक करते हैं और पिकनिक पे जाते तो कुछ भी खा लेते हैं, यानी मतलब हष्ट पुष्ट
मोटे वाले बिल्कुल एकदम गोल का ही व्यक्तित्व जैसे होता है ना, है ना, फैटी जो लोग होते हैं कि हाँ खाओ पियो ऐस करो मित्रा, दिल फिर किसनो दुखायो ना, वो वाली चीज किसमें आ जाएगी, पिकनिक में। बात आ गई समझ में। इसका जस्ट उल्टा कौन सा है, लेप्टोसोमेटिक। जहां ये बहिर्मुखी होते हैं ये अंतर्मुखी होते हैं, जहां ये विनोद प्रिय होते हैं ये चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, ठीक है ना। जहां इनमें सामाजिकता के गुणों का विकास होता है बहिर्मुखी होते हैं, ये कैसे होते हैं आपके अंतर्मुखी होते हैं। ये बहुत सारा हंसी मजाक करते रहते हैं, लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जबकि ये अकेले ही जो है अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन सा आ रहा, एथलीट टाइप। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। एथलीट आपने देखा होगा, जो एथलीट होते हैं, जो धावक होते हैं, है ना, उनका जो शारीरिक आकार कितना मतलब शानदार होता है, यानी ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये आशावादी दृष्टिकोण वाले होते हैं, इनका विल पावर बहुत शानदार होता है। आपने देखा होगा यूसेन बोल्ट को ऐसे करके जो है उसका यूं चित्र आता है, और उसका आपने एड भी देखा होगा यूसेन बोल्ट का, बुलेट ट्रेन का जो एड है उसमें यूसेन बोल्ट को दिखाया है, बुलेट ट्रेन के बराबर उसे भागते हुए दिखाई, मतलब वहां पर दिखाया गया है, जो कि अपने को सही लगता है। क्यों, क्योंकि एथलीट यानी वो बहुत ऊर्जावान होते हैं, बहुत हष्टपुष्ट मांसपेशियों वाले होते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण वाले होते हैं, आशावादी दृष्टिकोण वाले होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इनमें सारी चीजें कैसी होती है, पॉजिटिव। इनमें कुछ चीजें पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव होती है, और इनमें ऑलमोस्ट चीजें कैसी होती है, नेगेटिव। ये याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आई होप अब आपका गलत नहीं होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, बढ़ते हैं अब अपन आगे। अब स्टूडेंट्स जो चीजें अपन ने पढ़ी है उनका एक शॉर्ट रिवीजन अपन यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो नाम आया व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, ठीक है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, पर्सोना से। पर्सोना का अर्थ क्या है, मुखौटा, पढ़ लिया था। प्रारंभ में व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार, व्यक्तित्व की पहचान केवल किसके आधार पर होती थी, शारीरिक बनावट के आधार पर होती थी, लेकिन वर्तमान में सारे गुण देखे जाते, बाहरी प्लस आंतरिक गुण, यानी मानसिक संगठन कैसा है, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक आदि गुणों का समावेश किया गया। बताया था आपको, बार बार रिपीट किया था, क्योंकि प्राचीन अवधारणा क्या, नवीन अवधारणा क्या, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखो व्यक्तित्व की परिभाषाएं। गार्डन आलपोर्ट, मैंने बताया था ओलपोर्ट यानी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे क्या होता है, गत्यात्मक संगठन होता है। एयरपोर्ट पे क्या होता है, गत्यात्मक संगठन होता है। याद करवाया था आपको, वही बात है, बस रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपको एज इट इज खूबी याद नहीं करना। देखो व्यक्तित्व मनोशारीरिक और मनोदैहिक व्यवस्थाओं को क्या होता है, गत्यात्मक संगठन होता है। तो आपको तो केवल गत्यात्मक संगठन याद रखना है। वैलेंटाइन मैंने बताया था जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों या अर्जित गुणों का क्या है, योग है। फिर आपके नाम आता वुडवर्थ, वुड यानी गुड। गुड कब होगा, जब संपूर्ण गुणात्मकता पाई जाएगी, बताया था। डैशिल ने क्या कहा था, व्यक्ति का संगठित व्यवहार। और संगठित व्यवहार कब होता है, उसका संपूर्ण चित्र अच्छा होना चाहिए, संपूर्ण मानसिक संगठन अच्छा होना चाहिए। जब संपूर्ण चित्र अच्छा होगा, ऐसा नहीं है कि लंबा दिख रहे हैं लेकिन ऐसे वन साइड आइए, ऐसे भेंगापन है, स्कारबिज्म है, अपनी देसी लैंग्वेज जैसे काना बोलते हैं, है ना। तो संपूर्ण चित्र अच्छा होना चाहिए, तभी व्यक्तित्व आपका अच्छा होगा। आपकी हाइट हेल्थ अच्छी है लेकिन आपके नैन नक्श भी अच्छे होने चाहिए, आपके फीचर्स अच्छे होने चाहिए। जब संपूर्ण चित्र आपका अच्छा होगा तभी आप डैशिंग दिखोगे। डैशिंग मतलब डैशिल। इज दैट क्लियर। फिर आपके एक नाम आता वॉरेन। क्या नाम आता, वॉरेन। वॉरेन ने नाम दिया संपूर्ण मानसिक संगठन। याद रखना, मैंने संपूर्ण मानसिक संगठन किस में लिखा दिया था, डैशिल में लिखा दिया था। किस में लिखा दिया था मैंने, डैशिल में लिखा दिया था। उसको अपन एक बार क्या कर लेते हैं, करेक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका करेक्शन कर लेते हैं। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, ओके। ये लो, यहां पर संपूर्ण मानसिक संगठन वाली जो परिभाषा स्टूडेंट्स, वो किसकी है, वॉरेन की है। किसकी है ये परिभाषा, वॉरेन की है। एक बार मैं लिख देता हूं, ये परिभाषा किसकी है स्टूडेंट्स, वॉरेन की है। वॉरेन क्या करता है, वार्निंग देता है कि संपूर्ण मानसिक संगठन अच्छा होना चाहिए, मुझे एक भी चीज की कमी नहीं चाहिए। वॉरेन वार्न करता है कि संपूर्ण मानसिक संगठन जो है वो कैसा होना चाहिए, आपके अच्छा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपन आगे, देखिएगा। तो ये हो गया आपके वॉरेन की बात आ गई, ठीक है।
और डैशिल ने क्या कहा है? संपूर्ण चित्र अच्छा होना चाहिए। फिर मन बहुत सारी बातें कर रहा था। कहाँ है पर मन? मन कहता है कि एक व्यक्तित्व का दृष्टिकोण कैसा है, उसकी योग्यताएं या क्षमताएं कैसी है, उसकी रुचि, अभिरुचि और विशिष्टतम संगठन। यानी मन बहुत सारी बातें करता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है। फिर देखो बोरिंग, बोरिंग हमेशा बोरिंग बात करता है कि सामान्य और स्थायी समायोजन। देखो भाई, समायोजन स्थायी होता ही नहीं है। ऐसा थोड़ी एक बार आपके सामने परिस्थितियां विपरीत आई, आपने उनके साथ समायोजन कर लिया, अब क्या वो समायोजन परमानेंट होता है क्या? समायोजन, एडजस्टमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया है। फिर आपके सामने कब विकट परिस्थितियां आ जाए, इंसान दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ चीजों के साथ समायोजन करता रहता है। तो बोरिंग ने बहुत बोरिंग परिभाषा दी है स्थायी समायोजन, क्योंकि समायोजन स्थायी होता ही नहीं है। तो जैसा व्यक्ति वैसी परिभाषा, है ना? जोड़ रहा हूं, देखो भाई, बोरिंग यानी बोरिंग बातें करता, बोरिंग बातें करता है। और वो बोरिंग बात क्या? स्थायी समायोजन, क्योंकि समायोजन स्थायी होता ही नहीं है। कैटल, कैटल, कैटल को अपन कैट से जोड़ेंगे। इसको अपन किससे जोड़ेंगे? कैट। और कैट को देखकर अपन क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। कैट को देखकर अपन क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं ना, कि मने तो पहली बेरो हो बिल्ली रास्तो काट गई, वो तो होनो ही हो, है ना? कि भाई कैट को देखकर अपन भविष्यवाणी करते हैं ना, कि ये जब घर से निकले थे तो बिल्ली ने इनका रास्ता काट लिया था, तो इनके साथ ऐसा कुछ होने की आशंका हमने पहले ही थी। तो कैटल क्या करता? कैटल, कैट भविष्यवाणी, यानी व्यक्तित्व के आधार पर किसी व्यक्ति की भविष्यवाणी की जा सकती है कि वो आगे जाकर किस फील्ड में सक्सेस होगा। तो देखो, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा। तो कैटल, कैट, भविष्यवाणी, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, जितने आप नेमोनिक्स अपने माइंड में सेट करोगे, जितना कंसाइजली ट्रिक के साथ आप कीवर्ड्स आप छांट के पढ़ोगे, वो आपको डेफिनेशन जो है अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे। ओके, लेट्स सी। तो देखो, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष क्या निकलता है कि व्यक्तित्व जो है वो मानसिक और शारीरिक दोनों गुणों का संगठन है। बिल्कुल ठीक है। मानसिक और शारीरिक गुण जो है वो परिस्थितियों के अनुसार क्या होते रहते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। बिल्कुल होते रहते हैं, है ना? आज आप बहुत हष्ट पुष्ट हो, कल को आप बीमार पड़ गए, आप पैरालाइज्ड हो गए, आपका शारीरिक संगठन वैसा ही थोड़ी रहेगा, है ना? आप फिजिकली कमजोर हो जाओगे। मानसिक संगठन भी आपका जो है समय परिस्थिति के साथ क्या रहता है? परिवर्तनशील होता रहता है। हो सकता है आगे जाकर आपने बहुत सारा तनाव ले लिया, बहुत आप स्ट्रेस में आ गए और आपका जो है कुसमायोजित हो गए और आपके जो फ्यूज तक उड़ गए, आप जो है मानसिक रूप से दिवालिया तक भी आप हो सकते हैं। तो ये परिवर्तनशील परिस्थिति होती है। वातावरण के साथ समायोजन करना, बिल्कुल, ये एक व्यक्तित्व की बहुत अच्छी वाली जो सूझ होती है ना, उसको वातावरण के साथ जो है अनुकूलित होना, समायोजित होना जो है, वो एक अच्छे व्यक्तित्व की जो है क्या होती है? इंडिकेशन होता है, एक निशानी होती है कि एक व्यक्तित्व सबसे अच्छा तभी है जब आपने समय और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है अच्छा बिहेव किया है, उनके साथ आपने तालमेल वहां पर बिठाया है, वो एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। आंतरिक और बाहरी गुणों का योग होता है। व्यक्तित्व अपूर्ण तथा विशिष्ट होता है, अर्थात दो व्यक्तियों का सदैव भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना? तो प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है? विशिष्ट होता है। दो व्यक्ति 101% आइडेंटिकल नहीं हो सकते, है ना? सेम नहीं हो सकते। वो किसी न किसी गुण में तो क्या होगा? एक दूसरे से अलग होंगे। मान लो मेरे साथ कोई व्यक्ति खड़ा है, वो बहुत, उसकी हाइट अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, स्मार्ट दिखता है, ठीक है, लेकिन मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट खेलने में है, हो सकता है वो जो है वो बास्केटबॉल खेल रहा है, ठीक है ना? तो 100% वो सेम नहीं होते, उनके गुणों में अंतर पाया जाता है। उनकी रुचियां, उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनका शारीरिक सौष्ठव, उनका मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास जो है वो कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है। व्यक्तित्व में स्वयं को पहचानने का गुण होता है, आत्मचेतना, बिल्कुल, बिकॉज यू नो योर सेल्फ बेटर। आपसे ज्यादा जो है खुद को बेहतर तरीके से कोई भी नहीं जान सकता। आज आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है, वो सारी चीजें किसको पता? खुद को पता, ना कि किसी दूसरे को। तो आत्मचेतना का गुण व्यक्तित्व में पाया जाता है। और व्यक्तित्व वंशानुकरण और वातावरण की स्वतंत्र उपज है ना? यह बात तो है ही है।
आपकी जो है आपका आईक्यू है या आपका शारीरिक बनावट जो है उसमें आपके वंशानुक्रम का आपका फर्क पड़ता ही है, और साथ ही साथ आपका वातावरण है ना, वो भी आपको बहुत प्रभावित करता है। मान लो आपका आईक्यू तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपने गलत वातावरण, गलत संगति का आपने चूज कर लिया, तो आपने नेगेटिव परिवर्तन आएंगे। अब आपका आईक्यू भी अच्छा है, साथ ही साथ आपको अच्छा वातावरण मिला है, तब जाके आप अपने व्यक्तित्व को अच्छे से निखार पाओगे। तो अपन ने जितनी परिभाषाएं पढ़ी थी उनका ये क्या था, कंक्लूजन था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। सबसे प्राचीन वर्गीकरण किसने दिया, हिपोक्रेट्स। बताया था, दो ही वर्ड याद रखने, सबसे प्राचीन किसका, हिपोक्रेट्स का। 4 भाग बांटे थे, कफ प्रवृत्ति वाले, माइनस प्लस, संवेगात्मक रूप। मैंने आपको बताया था पहले नंबर पे संवेगात्मक याद रखना, दूसरे नंबर पे शारीरिक रूप। तो पहले में माइनस यानी संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं, दूसरे में प्लस यानी शारीरिक रूप से स्ट्रांग होते हैं। काले पीत वाले दोनों माइनस यानी शारीरिक और संवेगात्मक रूप दोनों से ही क्या होती है, इनकी स्थिति डावाडोल होती है। फिर देखो अधिक रुधिर वाले दोनों प्लस यानी संवेगात्मक रूप से भी पॉजिटिव और शारीरिक रूप से भी पॉजिटिव। पीले पीत वाले प्लस माइनस यानी संवेगात्मक रूप से स्ट्रांग होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। तो मैंने आपको 2 पॉइंट क्रम में बताए थे, वो चीज आपको बार बार रिपीट करनी है, आगे वाला आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आपके स्टूडेंट्स बात आता क्रैशमर या क्रैचमर का वर्गीकरण। इन्होंने किसके आधार पर दिया था, शारीरिक आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर दिया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी फिजिक एंड कैरेक्टर, ये याद रखना, नाम से ही पता चल रहा है शारीरिक बनावट के आधार पर दिया है। तो फिजिक एंड, फिजिक मतलब आपका शारीरिक, आपका शरीर, ठीक है, आपका फिजिक कैसा किया, वाह यार वो फिजिकली कितना फिट है। फिजिक एंड कैरेक्टर, ये बुक जो है स्टूडेंट्स वो किसकी है, क्रैशमर की है। इन्होंने 3 प्रकार का दिया था, एक पिकनिक टाइप बताया था, ये कद नहीं है, ये कद है। इनका कद जो होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। ये चर्बी युक्त मोटे होते हैं, मैंने बताया था ना, ये कुछ भी खा लेते हैं, गोल गप्पे की तरह होते हैं। ये बहुत सामाजिक होते हैं, आराम प्रिय होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, और लोगों में लोकप्रिय भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, देखिएगा एथलीट टाइप, बहुत मेहनती होते हैं, सशक्त, बलवान, दृढ़ निश्चयी, संतुलित होते हैं, एडजस्टमेंट प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। और एक है आपका लेप्टोसोमेटिक, जिसे एस्थेनिक टाइप भी बोलते हैं, लंबाकार भी बोलते हैं और शक्तिहीन भी बोलते हैं। ये कैसे होंगे, शर्मीले होंगे, दुबले पतले होंगे, एकांत में रहना पसंद करेंगे, दुबले पतले शर्मीले एकांत में रहने वाले। ये निराशावादी प्रवृत्ति के होते हैं, आलोचना करना जो है पसंद करते हैं, परंतु सुनना पसंद नहीं करते। बात आई समझ में स्टूडेंट्स, ये लोगों की आलोचना तो कर देंगे, थारी मारी करना मतलब क्रिटिसिज्म करना, एक दूसरे की जो है लेग पुलिंग करना, लेकिन खुद के बारे में ये कुछ भी जो है सोचना पसंद नहीं करते। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंतर्गत हमने व्यक्तित्व का अर्थ, उसकी परिभाषाएं बिल्कुल ट्रिक के साथ मैंने आपको पढ़ाई है, और साथ ही साथ अपने हिपोक्रेट्स और क्रैचमर का वर्गीकरण पढ़ा है। ठीक है, इस क्लास से आपको एग्जाम में कितना क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी, 1 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहेगी। फिजिक एंड कैरेक्टर किसकी बुक थी, क्रैशमर की बुक थी। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। ओके स्टूडेंट्स।